डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद। मैं विवेक शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तेजस डिफेंस एकेडमी। मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल NDA 1 2021 का पेपर हुआ आपका। मैं उसी पेपर का इंग्लिश पेपर डी ग्रुप ए का मैं आंसर की आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि उस आंसर की को हम कैसे किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से एक नए अंदाज में बनाते हैं। आप उस चीज़ को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि शायद कुछ तो खास है तेजस डिफेंस एकेडमी में, जिससे बच्चे यहाँ आकर के अपने सपने को साकार करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर ग्रुप ए का क्वेश्चन हम लोग आंसर की तैयार करते हैं, बिल्कुल नए तरीके से, नए अंदाज में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर्स। आपको क्वेश्चंस गिवन है, आपको केवल देखना है कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम टू, नो एरर। आपके इस क्वेश्चन में अंडरलाइन किए हुए हैं, 3 जगह पे अंडरलाइन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और डी पार्ट है नो एरर। आपको फाइंड आउट करना है किस पार्ट में एरर है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यू डोंट हैव अ मोनोपोली सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम टू। तो इसमें हम 2 जगह देख रहे हैं कि डोंट का यूज किया जा रहा है, और हमें पता है कि किसी क्वेश्चन में केवल एक जगह नोट यूज करने से पता चल जाता है कोई निगेटिव ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ पे 2 बार डोंट यूज कर देने से वो चीज़ क्या हो जाती है, सुपरफ्लूअस हो जाती है। आपको पता है ग्रामर का एक रूल होता है, एक सेंटेंस में एक बार ही हम नोट का यूज कर सकते हैं। अगर 2 बार वहां पे यूज करने से होता क्या है कि उसको सुपरफ्लूअस की कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं। सुपरफ्लूअस कुछ इसी का बुक में एक आपको सिनोनिम्स मिलेगा जिसको हम बोलते हैं वर्बोज, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पार्ट में ए में क्या हुआ, सी। पार्ट ए में कौन सा एरर हुआ, सी। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एरर है, मतलब वहां पे अदर पीपल डोंट नहीं होना चाहिए, अदर पीपल हैव प्रॉब्लम टू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स, नो एरर। इसमें भी आपके पास दिए हुए हैं क्वेश्चन में 3 जगह पे अंडरलाइन है। पहला है पार्ट ए, इफ यू से दैट समवन। पार्ट बी में अंडरलाइन किया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ यू एडमायर्ड हैज फीट ऑफ क्ले। सी में है यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट्स, डी है नो एरर। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में एक सब्जेक्ट को यूज किया है एग्जामिनर ने, समवन। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट समवन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। समवन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वी पुट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद इट, हम लोग इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगले जब हम डी पार्ट में देखते हैं तो डी में लिखा हुआ है दे हैव, व्हाट हैव रिटन, दे हैव। इसका मतलब पहले क्वेश्चन के पहले और सेकेंड पार्ट में एग्जामिनर ने समवन का यूज किया है और हेल्पिंग वर्ब हैज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, लेकिन उसी सेंटेंस में आगे जाकर उन्होंने दे का यूज किया है। तो ये तो यहाँ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन समवन यानी सिंगुलर से स्टार्ट हुआ तो आगे भी सिंगुलर होना चाहिए, आगे भी सिंगुलर ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे दे ना कह करके हमने क्या कहना होगा, ही कहना होगा, और हैव की जगह हमें हैज का यूज करना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस हम लोग सिंगुलर में बात करेंगे, है ना। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को बिल्कुल केयरफुली से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर 2 सब्जेक्ट का यूज किया गया है। फर्स्ट इज वन समवन, और जैसा कि आप जानते हैं समवन क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हम लोग समवन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस में आगे जाकर एग्जामिनर ने दे हैव का यूज किया है। इसका मतलब वो समझ में आ रहा है कि सिंगुलर से यूज हुआ तो आगे भी सिंगुलर ही चलना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे दे को काट करके ही लिखना होगा, हैव को कट करके हमें हैज लिखना होगा। ये आपके क्वेश्चन का एरर है, यानी कि आपका एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सी पार्ट एरर हो गया। एरर क्या था हमने बता ही दिया आपको। एरर ये था कि दोबारा डोंट का यूज हम
नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सी ही एरर है। इसमें क्या है, आपको एरर ये फाइंड आउट किया है आपने कि दे का यहाँ पे सर प्रयोग नहीं होगा, दे की जगह हमें यूज़ करना होगा हैव, और सॉरी दे की जगह पे यूज़ करना होगा ही, और हैव की जगह पे हमें यूज़ करना होगा हैज़। ये आपका एरर था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सभी हम स्पॉटिंग एरर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज्ड इट पुट आउट, नो एरर। तो इसमें भी 3 जगह पे आपने अंडरलाइन किया एग्जामिनर ने, तो 3 जगह में से किसी एक को हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए सी पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, सी पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ एग्जामिनर ने लिखा हुआ है ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट। तो आपको पता है कि सर रिफ्यूज्ड के जस्ट बाद हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो ही रिफ्यूज टू पॉइंट इट आउट, यहाँ पे इट का प्रयोग होना चाहिए। तो आपका पार्ट सी में एरर था, ये आपका एरर पार्ट हो गया। क्लियर है? चलिए तो हम लोग फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग थर्ड तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रेनफोर्स्ड द कल्चर डिफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप इसको देखे होंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सी पार्ट एरर है। क्यों सी पार्ट में एरर है? आप एग्जामिनर ने यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया है जिसको बोला है कंप्राइजिंग ऑफ। देखिए कभी भी कंप्राइजिंग के साथ ऑफ का यूज नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि कंप्राइजिंग का हमेशा यूज इंडिपेंडेंट करते हैं हम लोग, है ना। ये कभी इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकता, इसका हमेशा यूज इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कंप्राइजिंग के साथ का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, या यू कैन से ऑल्सो इंक्लूडिंग, इसका मतलब ही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कंप्राइजिंग के साथ ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ या इंक्लूडिंग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में एरर पार्ट है सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इन द 19th century मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इम्पेरियल गवर्नमेंट। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में एरर आपका हम बात कर रहे हैं सी, एरर आपका सी है। इसमें सी क्यों है, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम। कुछ का दिमाग में क्लियर अवे हो सकता है, लेकिन क्लियर के साथ अवे का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर के साथ आपने ऑफ का यूज करना है, क्लियर के साथ आपने ऑफ का यूज करना है। मतलब इसमें भी सी पार्ट में आपका एरर है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में सी पार्ट में एरर है क्लियर ऑफ। इसका मतलब ही होता है किसी चीज को अवॉइड करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में यही है कि इन 19th century मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इम्पेरियल गवर्नमेंट, है ना। 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल हुए, स्कॉलर हुए जो कि यहाँ की गवर्नमेंट को क्या अवॉइड किया। तो यहाँ पे एक मतलब दिया हुआ है क्लियर फ्रॉम है, क्लियर फ्रॉम। तो क्लियर फ्रॉम का हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लियर ऑफ का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग, टू अवॉइड समथिंग। तो आपका आंसर हुआ 5th का सी। 6 नंबर हम लोग चलते हैं। कहता है ही बिगैन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर द मैन एंड वुमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में आपका एरर है ए पॉइंट में। आपका ए में एरर क्या है? आपको पता है कि हमेशा हम लोग बोलते हैं समटाइम कि पॉइंट आउट करना, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट करना, उस चीज़ को बाहर निकालना, उसको इंडिकेट करना। तो यहाँ पे यूज किया गया पॉइंटिंग ओवर। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या यूज किया, पॉइंटिंग ओवर, जो कि कोई वर्ड नहीं होता है। इसको डिक्शनरी में हम स्लैंग बोलते हैं। स्लैंग का मतलब जिसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं है, तो इसको हम पॉइंटिंग ओवर नहीं पॉइंटिंग आउट कहेंगे, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपका ए पार्ट में एरर है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 7।
कहता है दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो शायद लगता है आप लोग सभी बना चुके होंगे, मुझे पूरा बिल्कुल भरोसा है कि आप ये सभी क्वेश्चन आपने सोल्व किया होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता है क्वेश्चन कंजंक्शन से लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एरर आपका बी पार्ट में है। क्या एरर है? कंजंक्शन में आपको पता है कि दो के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, तो दो के साथ हम लोग एट का यूज करते हैं, बट का यूज नहीं करते हैं, तो यहीं पे एरर है, यानी आपका बी पार्ट में एरर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस एरर में हम लोग सम टाइम प्रेपोजिशन से क्वेश्चन उठा रहा है, सम टाइम टेंस से क्वेश्चन उठा रहा है, सम टाइम कंजंक्शन से क्वेश्चन उठा रहा है। तो आपको इससे एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि हमें स्पॉटिंग एरर करने के लिए, एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, कंजंक्शन का होना चाहिए, प्रीपोजिशन का होना चाहिए, और भी अदर आर्टिकल डिटर्मिनर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो 10 एरर दिए, इसमें आपकी एग्जामिनर हर एक चीज़ को जांच लेगा, परख लेगा आप कितना जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी बी पार्ट में एरर है, बट नहीं 8 होना चाहिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। माई मदर हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। तो आपको पता है इस वाले क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन में आपको चूज करना है डी, नो एरर। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब का यूज किया गया है, बिल्कुल टेंस बिल्कुल परफेक्ट है, टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ब जैसा सिंगुलर है, जैसा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी है, तो सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 8 में नो एरर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखेंगे, व्हेन लर्निंग टू डाइव इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टू टेक ब्रेक्स। चलिए यहाँ पे एग्जामिनर ने एक देखो, क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं है, केवल प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, उसका प्लेस हटाकर कहीं दूसरी जगह पे यूज कर दिया गया है। क्वेश्चन में कहीं एरर नहीं है, केवल प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है। प्लेसमेंट का क्या प्रॉब्लम है, आप सी नंबर पार्ट को देखेंगे ध्यान से, हम क्या यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। एग्जामिनर ने लिखा है, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन बिटवीन को यहाँ से रिप्लेस करके आपको लास्ट में लिखना है, बाकी सब क्वेश्चन सेम। यहाँ पे टू रिलैक्स एंड टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, तो केवल इसका प्लेसिंग का प्रॉब्लम है, बाकी सब सेम है, इसका कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे बिल्कुल पूर्ण भरोसा है ये क्वेश्चन सभी का सही होगा। सही क्यों होगा? आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, इसमें जैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सही यूज है, इसके साथ प्रीपोजिशन बिल्कुल सही जगह पे प्लेसमेंट हुआ है, जो एडवर्ब है नेक्स्ट ईयर वो भी लास्ट में यूज हुआ है। और आपको पता है कि टाइम ऑफ एडवर्ब एक ऐसा चीज है जिसका प्लेसमेंट हम लोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, तो आप सेंटेंस के लास्ट में नेक्स्ट ईयर भी है, तो ये सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है, तो यू हैव टू चूज, आपको चूज करना था इसके अंदर डी, नो एरर। इसके अंदर कोई एरर नहीं है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है, प्रीपोजिशन का प्लेसमेंट सही जगह पे है और एडवर्ब का प्लेसमेंट सही जगह पे है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल 110% सही है, इसके अंदर नो एरर है। चलिए, तो ये था 10 के 10 क्वेश्चन अभी तो हमने जो डील किए, जो 10 के 10 क्वेश्चन अभी जो हम आपके सामने एक्सप्रेस किया, एक सभी के सभी स्पोर्टिंग एरर के से बिलोंग कर रहे थे। ये सभी क्वेश्चन आपके ग्रामर के बिल्कुल सभी चैप्टर को इन्होंने टच किया इसमें। और आपको पता है स्पोर्टिंग एरर एक ऐसा टॉपिक होता है एनडीए में, और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है, क्योंकि इसके अंदर जो विद्यार्थी पढ़ कर जाता है वो क्या अब तक लर्न किया, क्या अब तक सीखा है, वो इन क्वेश्चनों में पता चल जाता है। बिल्कुल कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, कुछ ज़्यादा टफनेस नहीं रहती है, बिल्कुल एक लॉजिकल आप इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजीली होते जाएगा, इसके अंदर कुछ ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपका सेकेंड पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। यू हैव टू प्रोनाउंसिएट इट इडियम्स नॉट आइडियम्स।
बहुत सारे बच्चे इसको आइडियम्स बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, आप क्वेश्चन नंबर 11 को पॉइंट आउट करेंगे। एग्जामिनर ने लिखा है ओवर स्टेप द मार्क। इसका मतलब आपसे पूछा एग्जामिनर ने, आपके पास 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किया है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से किसी अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपने टिक आउट करना है। तो पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इस फ्रेज का मतलब क्या है। इस फ्रेज का मतलब टू ओवर स्टेप द मार्क्स। और आपको पता है एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान इस पे देना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। इडियम्स तरीके से होता है, इडियम्स पे 2 चीज़ पे आधारित होता है। पहला होता है लिटरल मीनिंग, एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या है, हमें इडियम्स पे इस पे नहीं जाना है, हमें इस पे टिक आउट करना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल में बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, किसी ने आपको बोला 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। अब 9 और 2 तो 11 ही होते हैं, इसको बोलते हैं लिटरल मीनिंग। हमने बोला 9 2 11 होना यानी भाग जाना, तो भाग जाना हुआ क्या, इम्प्लाइड मीनिंग। तो हमें 2 चीज़ पे फोकस करना है, हमें लिटरल पे नहीं जाना, हमें इम्प्लाइड मीनिंग पे जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोबारा सुनिए, हमने बोला 9 2 11 होना, तो 9 और 2 तो 11 ही होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको बोलेंगे हम लिटरल मीनिंग। फिर हमने बोला 9 2 11 होना, भाग जाना, तो 9 2 11 का मतलब हमने क्या समझा, भाग जाना, ये हुआ इम्प्लाइड मीनिंग। तो हमें लिटरल मीनिंग को ना चूज करके हमें किस पे चूज करना है, इम्प्लाइड मीनिंग पे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ओवर स्टेप द मार्क। इसका मतलब होता है किसी को कुछ तंग करके, किसी को कुछ बोल करके बेवजह परेशान करना। तो इस ऑप्शन में आप चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन यू शुड। जितना आपको कहना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हम किसी को कह करके परेशान करते हैं, है ना, उसको छेड़ते हैं, उसको तंग करते हैं, उसी को बोलते हैं ओवर स्टेप द मार्क। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जामिनर ने लिखा है पेल्सी वेल्सी फ्रेंड, पेल्सी वेल्सी फ्रेंड्स। पेल्सी वेल्सी फ्रेंड्स का आप सिनोनिम्स अगर कोई आपसे पूछे तो इसका सिनोनिम्स बताते हैं बॉजूम फ्रेंड, इसको बोल सकते हैं बॉजूम फ्रेंड। बॉजूम का फ्रेंड का मतलब होता है अच्छा मित्र, बेस्ट मित्र, है ना। तो इसमें ऑप्शन आपके पास दिया है। अच्छा, एक और वर्ड है, सम टाइम आप जब कॉम्प्रहेंशन करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, तो सम टाइम वहाँ पल यूज किया जाता है, PAL। पल का मतलब ही क्या होता है, फ्रेंड। क्या होता है, फ्रेंड होता है, पल का मतलब फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो पल, इसी समय समझ में आ रहा है कि पल्सिल यानी फ्रेंड की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसका मतलब होता है गुड फ्रेंड। जिसका मतलब क्या होता है, गुड फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आप ध्यान देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ए, गुड फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे सभी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, ओपन अ पेंडोराज बॉक्स, ओपन अ पेंडोराज बॉक्स। इसमें एक आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। आप इसमें सोचें, ध्यान लगाएं क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जहां तक मैं समझता हूं, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, टू डू समथिंग दैट काउज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ओपन अ पेंडोराज बॉक्स। ये एक फ्रेज है, ओपन अ पेंडोराज बॉक्स एक फ्रेज है। इसका मतलब मैं पहले हिंदी में आपको बता देना चाहता हूँ। इसका मतलब हो तो जिस चीज़ को हम उम्मीद नहीं करते हैं ना, जस्ट उसका उल्टा कुछ होता है। जैसे ये क्वेश्चन में कहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप देखें, टू डू समथिंग दैट काउज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्टेड। आपने जिस चीज़ को उम्मीद नहीं की थी, जैसे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपको पता होगा ये जो दिया हुआ है ना पेंडोरास, एक ग्रीक मैथोलॉजी का दिया हुआ है। ग्रीक मैथोलॉजी में एक स्टोरी है, जैसा कि मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ग्रीक में एक स्टोरी है कि पेंडोरा नाम की एक लड़की होती थी, और उसका एक विवाह होता है, उसका एक वेडिंग होती है। जब उसकी शादी होती है तो उसको एक गिफ्ट में एक बॉक्स मिलता है।
है ना, और उसके रिलेटिव होते हैं, इसको खोलना नहीं है, इसको क्लोज रखना है, इसको खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, तब उसके माइंड में एक सिंपल सा एक चीज़ आती है, आखिर इसके अंदर क्या ऐसा चीज़ है जिसको मुझे खोलना नहीं है। तो उसको ना चाहते जैसे उसको खोलती है, जैसे ही बॉक्स को ओपन करती है, तो उसको एक चीज़ समझ में आता है कि इस पूरे धरती पे जितनी सारी बैड थिंग्स हैं, जितनी अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैं, जो भी घटनाएं घट रही है, सबका कारण यही है। मतलब हमने उम्मीद कुछ और किया था उस बॉक्स के अंदर और उसको मिला कुछ और। तो इसको हम एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच जब आप पढ़ेंगे तो इसी को हम बोलेंगे आयरोनी। क्या बोलेंगे इसी को हम? आयरोनी। हालांकि वो थोड़ा सा अपर चीज़ हो जाता है, जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वो चीज़। लेकिन इसका आंसर आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज द सुटेबल ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को अपने क्लासरूम में भी डिस्कस कर चुका हूँ। एज इट इज़ इसी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, ये क्लासरूम नोट्स में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। जैसा कि आपका जो तेजस डिफेंस एकेडमी का एक वो होगा क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ये दिया हुआ है एक जगह पे, तो आप देखेंगे उसमें समझ में आएगा आपको। टू पुल योर शूज अप, इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। आप सोचिए थोड़ा सा विचार कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, सभी से मैं पूछना चाहता हूँ। तो इसका मतलब अगर सिंपल आपको इतना समझ में आना चाहिए कि पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट होना, इम्प्रूवमेंट होना। तो इसका ऑप्शन हम चेक करेंगे अब कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सुटेबल ऑप्शन। कहता है इम्प्रूव योर वर्क ऑन और बिहेवियर। अपने जब काम में कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, कुछ अपने बिहेवियर में कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो उसी को बोलते हैं पुल योर सॉक्स अप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है टू गेट अंडर समबडीज स्किन। क्वेश्चन नंबर 15 है टू गेट अंडर समबडी स्किन। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका एक मैं यहाँ क्वेश्चन लिख भी देता हूँ। टू गेट अंडर समबडीज स्किन, इसका ऑप्शन आपका होगा सी। इसका ऑप्शन सही होगा, मतलब किसी को तंग करना, टू एनवाय समवन, किसी को परेशान करना, उसको टू गेट अंडर समबडीज स्किन, किसी को ना चाहते हुए उसको परेशान करना। तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ने इसमें, मैंने पूछा कुछ बच्चों से, इसमें टू एडमायर का कुछ बच्चों ने इसमें टिक लगाया है, लेकिन टू एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इस फ्रेज का और इडियम्स का प्रशंसा करने से कोई लेना देना नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पे करेक्ट आंसर को टिक आउट करेंगे, दैट इज सी ऑप्शन, टू एनवाय समवन। Next is one question number 16. Now we focus on question number 16, that is turn topsy and turvy. To turn topsy and turvy, इसका क्या होगा आंसर? इसका आपका जो आंसर होगा, आंसर इसका होगा, अच्छा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन अगर आपके सामने होगा तो आप देख भी सकते हैं। उसमें क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए, टू कंप्लीट चेंज समथिंग। टर्न, इसका एक वर्ड देखिए, इसका मैं ट्रिक बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पे कहता है एग्जामिनर टर्न टॉपसी एंड टर्वी। इसका मतलब जब टॉप टू बॉटम, कोई चीज बॉटम का कोई चीज निचला परत ऊपर चला जाए, ऊपरा परत अगर नीचे आ जाए तो क्या हो जाता है? बिल्कुल अजब सा हो जाता है, कोलाहल हो जाता है। उस सेंस में ये कह रहा है कंप्लीटली चेंज समथिंग, किस चीज को पूरे तरीके से बदल देना। जब कोई डिजास्टर आती है, आपको पता है जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर चीज अस्त व्यस्त हो जाता है ना, कहीं का कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसका मतलब कंप्लीटली चेंज होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? टर्न टॉपसी एंड टर्वी। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं अ क्लैरियन कॉल। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अ क्लैरियन कॉल। अ क्लैरियन कॉल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजेस? इस फ्रेज का मीनिंग क्या है? वैसे अगर देखा जाए, इसके हमने वहाँ पे बात की थी थोड़ी देर पहले, इडियम्स को हम किस चीज़ पे करते हैं सिलेक्शन? इडियम्स के हम लिटरल मीनिंग पे जाते हैं या इम्प्लाइड मीनिंग पे आते हैं? अभी जैसा कि मैंने बताया, तो आपको अगर इसके लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो इसका ट्रम्पेट होता है, जब जो ट्रम्पेट जो हम लोग होता है ना, उसके साउंड को बोलते हैं क्लैरियन।
यानी ट्रम्पेट बजाओ या उसका क्लैरियन कॉल, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसमें आपको बस ऑप्शन भी दिया हो सबसे फर्स्ट, लेकिन अगर आप इसको टिक आउट करें तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमने बात किया कि इसके मीनिंग पे नहीं जाना, इसके लिटरल मीनिंग पे नहीं, इसके इम्प्लाइड मीनिंग पे जाएंगे। तो इसका आंसर होगा अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, इसका आंसर होगा सी। कुछ बच्चे इसको ए लगाकर आए होंगे, बिल्कुल गलत है ये, इसका ऑप्शन सी होगा अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। क्योंकि क्लैरियन का मतलब आपको समझ में तो आ सकता है कि ट्रम्पेट का जो कॉल होता है उसको बोलते हैं क्लैरियन, लेकिन इसका ये लिटरल मीनिंग है। हम इसके इम्प्लाइड मीनिंग पे जाएंगे तो इसका रियल मीनिंग आएगा स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। जब किसी से किसी का स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करे या डिमांड करे तो उसको हम बोलते हैं अ क्लैरियन कॉल। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए रॉन्ग होगा। चलिए 18 फायर इन द वैली, फायर इन द बेली। एक क्वेश्चन है फायर इन द बेली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फायर इन द बेली। तो इसका ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही, राइट आंसर बी होगा राइट आंसर। क्यों? इस वर्ड का यूज आपको पता है कहाँ पे किया गया था? जब अमेरिका के अंदर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इस वर्ड का यूज किया है, इस वर्ड का यूज किया था फायर इन द बेली। मतलब इलेक्शन को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको जिताने के लिए, अपने एम्बिशन तक पहुंचने के लिए वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने ये वर्ड का यूज़ किया गया था। जैसे मैं आपको कहूँ कि ऑल ऑफ यू हैविंग फायर इन द वैली टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। आपके अंदर एक आग लगी है, एक अंदर से जज्बा है कि मुझे अपने एम्बिशन तक जाना, आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना है। तो यू कैन से कि फायर इन द वैली, it means all of you having a fire in the valley to join the armed forces, you can say easily। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन आंसर होगा बी, यानी पावरफुल एम्बिशन। मतलब अंदर से एक साहस हो, धैर्य हो, तो ताकत की शक्ति हो कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो इसको बोलते हैं पावरफुल एम्बिशन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है अ हंकी डोरी सिचुएशन, अ हंकी डोरी सिचुएशन। आप क्वेश्चन को भी साथ के साथ देखते चलेंगे, आप क्वेश्चन को भी साथ के साथ देखते चलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का आपके पास ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन इसका ऑप्शन सही होगा बी, हंकी डोरी सिचुएशन, इसका ऑप्शन होगा सही बी। बी क्यों होगा आपको पता है? देखिए हंकी डोरी सिचुएशन का मतलब क्या है। अगर आप कोई मूवी, हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो हंकी डोरी इज द नेम ऑफ अ स्ट्रीट ऑफ जापान, नेम ऑफ अ स्ट्रीट ऑफ जापान। जापान में एक स्ट्रीट है जिसका नाम है हंकी डोरी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जितने जैसे वहाँ पे स्ट्रीट में जाएंगे आपको बार मिलेंगे, नाइट क्लब्स मिलेंगे, समबडी गोज टू फ्रेश देयर माइंड्स। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं इंजॉय करने के लिए, बार में जाते हैं, नाइट्स क्लब में जाते हैं इंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो उसी को बोलते हैं हंकी डोरी सिचुएशन, मतलब मज़े में जीना, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होना। तो ये जापान से एक वर्ड लिया गया है जिसको हम बोलते हैं क्या? हंकी डोरी सिचुएशन। तो आप इसका बी ऑप्शन को देख सकते हैं, कहता है बी ऑप्शन, देयर आर नो प्रॉब्लम एंड नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी। कहता है एक यहाँ पे जैसी बार क्लब में जो लोग जाते हैं, नाइट क्लब में जो लोग जाते हैं, वहाँ पे वहीं पे जाकर घुल मिल जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, उनको लगता है जिंदगी रियल यही है। मतलब बी नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सूटेबल है कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ पीपल, ओनली एंजॉय देयर लाइफ। तो हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। बी 20 को देखेंगे, कहता है गिव समबडी अ लेग अप, गिव समबडी अ लेग अप, समबडी अ लेग अप। इसका क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास लिखा हुआ हो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। जब किसी व्यक्ति को उसकी सफलता दिलाने में हम उसका योगदान करते हैं, उसको सहायता करते हैं, तो उसी को बोलते हैं गिव समबडी अ लेग अप। जैसे हमारे तेजस डिफेंस एकेडमी में आप आए तैयारी करने के लिए, यहाँ के सभी फैकल्टी आपके पीछे पुरजोर मेहनत करते हैं, आप सफलता को पा लेते हैं, इसी को बोलते हैं गिव समबडी अ लेग अप। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अब तक हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज को भी कंप्लीट कर चुके हैं
और अगर यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से जिस स्टूडेंट्स का 20 क्वेश्चन में से 17 प्लस नंबर अभी तक आ रहे हैं, 17 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज़ बेटर, मतलब चांसेज है टू बी सिलेक्ट होने का। चलिए अब हम लोग पार्ट 3 को करने जा रहे हैं इंग्लिश का, जिसको हम बोलते हैं फिल अप द ब्लैंक्स। तो इसमें हम 21st क्वेश्चन को देखते हैं, 21 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है देयर वॉज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्ट्रिक्ट। एक क्वेश्चन है आपका, देयर वॉज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्ट्रिक्ट। तो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सुटेबल होगा, बिल्कुल सही होगा। ऐसा क्यों सही होगा? ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिट की बात करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से एक यूनिट की बात करता है, एक पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है। तो यहाँ पे उसी से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटी। ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है आई वॉज डैश विद द फिल्म आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी अ बेटर। चलिए इसका मतलब थोड़ा समझिएगा। कहता है कि मैं मूवी, जैसे सपोज आप किसी मूवी में जाते हैं, किसी मूवी को देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो जैसे आप बैठते हैं, सपोज आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आप बाहर जाकर क्या बोलते हैं, यार मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मैं फिल्म तो देखने गया लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा उसमें। तो आप किसी दूसरे को सजेस्ट करते हैं क्या मूवी देखने के लिए? नहीं करते, क्योंकि आपको चीज़ ठीक नहीं लगी तो आप ऐसा मानते हैं कि शायद दूसरे को भी ठीक नहीं लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, जिसको बोलते हैं डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर में भी मिलेगा। ये सेम क्वेश्चन हम इसको ये करवाया गया था 10th के, उसमें करवाया गया था। आपका जो 10th चैप्टर होगा उसमें जब हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट और इंसिडेंट, तो उसमें ये क्वेश्चन कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। तो आप क्या देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है कि इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस एवरीबडी वॉज शॉक्ड। इट वॉज अ एक्सपीरियंस एवरीबडी वॉज शॉक्ड। तो इसके अंदर जो आपका आंसर होगा सी नंबर होगा। ऐसा क्यों सर? बी नंबर क्यों नहीं हो सकता है? ए नंबर क्यों नहीं हो सकता है? तो इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे दिया हुआ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। और नाउन के जस्ट पहले हम जनरली एक एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव का, है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में क्या दिया है? टेरिफाइंग। टेरिफाइंग ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी है, तो इसको यहाँ पुटअप कर सकते हैं। सर पहला दूसरा क्यों नहीं हो सकता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला दिया हुआ है टेरिफाइड, दूसरा दिया हुआ है होरीफाइड। टेरिफाइड और होरीफाइड ये दोनों वर्ब होते हैं, और वर्ब का यूज़ कभी भी हम नाउन के पहले नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन होने से रहा। चलिए एक लास्ट ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है डिनाउंसिंग। डिनाउंसिंग का मतलब ही कुछ दूसरा होता है। डिनाउंसिंग का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नाउन के पहले केवल एक ही सूटेबल ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है। ये सभी के सभी वर्ब है, केवल एक ही यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसको हम नाउन के पहले पुटअप कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 23 का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 24। 24 में देखें एलिफेंट्स डैश व्हेन दे परसीव डेंजर। कहता है कि जब हाथी जब चलते हैं, जब उनको कुछ ऐसा खतरे की, जब कुछ ऐसा लगता है कि खतरा होने वाला है या कुछ ऐसा समस्या क्रिएट होने वाला है, तो किस तरीके से आवाज़ निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 24 को देखें। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका आंसर होगा ए होना चाहिए। 24 का आपका जो ऑप्शन है ए होना चाहिए। ए कौन सा ऑप्शन है? ट्रम्पेट। ट्रम्पेट ट्रम्पेट एक तरह से दिस इज अ टाइप ऑफ साउंड। जब भी एलिफेंट जब अपने झुंड में चलता है ना, और जब भी कुछ ऐसा कुछ समस्या उसके सामने आती है तो उसको वो चिल्लाता है, एक आवाज़ निकालता है, एक अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रम्पेट। क्वेश्चन नंबर 25 को हम बात करते हैं। 25 क्या है? कि द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वाज सच अ सक्सेस दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ। चलिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सीक्वल।
सीक्वल, सॉरी सीक्वल आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। सीक्वल क्यों सर? आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, हैरी पॉटर देखा होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 पार्ट ऐसा जो चलते जा रहा है इसी को हम सीक्वल बोलते हैं। कुछ बच्चे इसको सीरियल बोलता है, नोट सीरियल, सीक्वल, एक सीक्वेंस में चलता रहता है ना। जैसे हमने देखा धूम 2, धूम 3, धूम 4, तो ये सभी सीक्वल का नाम है, इसको हम सीक्वल बोलते हैं, सीरियल नहीं कहते हम इसको। तो आप इसका ऑप्शन सही होगा आपके ऑप्शन नंबर इसका सी, सीक्वल सही ऑप्शन है। तो कहता है द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वाज सच ए सक्सेस दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ सीक्वल। कहता है जो टैगोर के ऊपर जो फिल्म बनी थी, सबसे पहली फिल्म बहुत अच्छी थी, सक्सेस हुई, इसी कारण से उसके ऊपर कोई दूसरी फिल्म बनाई जा रही है। तो दूसरी फिल्म को क्या बोलेंगे? उस पर सीक्वल तैयार किया जा रहा है, उसकी दूसरा पार्ट बनाया जा रहा है। चलिए 26 है द यूनाइटेड नेशंस डैश 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। तो इसमें आप लिखेंगे, इसका ऑप्शन होगा 26 का ऑप्शन होगा डी, डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड क्यों? तो मैं बता रहा हूं, कहता है द यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है ना। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे को लेकर बोला जा रहा है, पर्टिकुलर ईयर को लेकर बोला जा रहा है, तो वहाँ पे डिक्लेयर का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमको पता है, वैसे भी हमको पता है कि हेड के बाद हम लोग हमेशा भी थर्ड का यूज़ करते हैं। तो हेड ऑलरेडी दिया हुआ, तो भी थर्ड यहाँ पर डिक्लेयर होगा, तो इस अनुसार से भी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता माई ब्रदर इज डैश पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है नॉर्मेटिवली, प्रीमियरली, नॉर्मली, बेसिकली। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे नॉर्मली का। नॉर्मली का मतलब होता है एज यूजुअल या यूजुअली भी यहाँ पे यूज हो सकता है। नॉर्मली का मतलब वो सामान्य तौर से हमेशा समय पे आता था, लेकिन आज वो लेट हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? माई ब्रदर इज पंक्चुअल, मेरा भाई वैसे सामान्य तौर से समय पे आता है, बट ही इज लेट टुडे, लेकिन आज डिले है। तो उसको नॉर्मली का यूज ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे बेसिकली लिख कर आए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ बच्चे यहाँ पे बेसिकली लिख कर आए हैं, तो बेसिकली का मतलब होता है एक्चुअली। क्या होता है? एक्चुअली। और यहाँ पे एक्चुअली का यूज हम लोग नहीं करेंगे। एक्चुअली का मतलब किसी हम काम को लेकर बोल देते हैं, है ना। एक्चुअली मैं ये कर रहा था, अभी मैं ये कर रहा हूँ, है ना, तो उसका यूज नहीं होगा। नॉर्मली का यूज ये है कि मैं प्रायः सामान्य तौर से समय से आता था, लेकिन आज थोड़ी लेट हुई। तो वहाँ पे नॉर्मली का यूज बेहतर होगा, बेसिकली का यूज बेहतर नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, माई सन इज वेरी डैश ही ट्रस्ट एवरीवन। इसमें तो आपको आंसर ही ऑलरेडी दे चुका है, इसमें ऑलरेडी आपको आंसर दिया हुआ है। मतलब आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, गुलिएबल। गुलिएबल का मतलब क्या होता है? टू ट्रस्ट समवन, टू ट्रस्ट एवरीवन या समवन। अब थोड़ा ध्यान, जो हर किसी पे भरोसा करता है, जो हर किसी पे भरोसा करता है उसको बोलते हैं गुलिएबल। तो यहाँ पे कहता है माई सन इज वेरी गुलिएबल, मेरा सन जो मेरा बेटा है हर किसी भरोसा करता है। सर पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, इसमें लिखा हो फैलिएबल। फैलिएबल का मतलब होता है वन हु कमिट्स लोड्स ऑफ मिस्टेक, मतलब वैसा व्यक्ति जो बार बार मिस्टेक करता, बहुत सारी गलतियां कर चुका है, तो ये होने की चांसेज ही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है, एक मिनट, सेंसिबल इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे सेंसिबल का मतलब होता है किसी चीज से मतलब अपने आप को मतलब एक सही के। चलिए आपका सी नंबर ऑप्शन है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है एक्टिव से रिलेटेड, है ना, केयरफुल होकर किसी चीज को सुनना, किसी चीज को समझना, केयरफुल होकर के, एक्टिव होकर के, उसको बोलते हैं हम सेंसिबल। एक होता है आपका डी नंबर ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं क्रेडेबल। क्रेडेबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी,
मतलब जिस पे हर किसी का भरोसा हो सके। तो इसका बेटा ऐसा तो नहीं है जो हर किसी का इसके ऊपर भरोसा हो जाए। ये हम लोग क्या है, हम लोग हर किसी पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर इंसान हम पे भरोसा कर सके, है ना। तो इसका ऑप्शन सही फिट बैठ रहा है इसके लिए, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते, 29 नंबर क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। कहता महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ डैश बिलीवर इन गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा स्टॉन्च, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? स्टॉन्च का मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति, है ना, जिसके अंदर वो अपने कहे हुए बात पे चलता है। जैसे आपको पता महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ट्रूथ एंड वायलेंस, सत्य और अहिंसा, तो हमेशा उसी चीज को उन्होंने फॉलो किया और लोग उनको उसी चीज के लिए जानते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टॉन्च। क्या बोलेंगे उसको? स्टॉन्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आई विश आई डैश हर बिफोर वी मेट। तो आपको पता है ये टेंस का क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस पेपर में भी मैं करवाया हूँ। ये सेम क्वेश्चन आपको करवाया गया है प्रैक्टिस पेपर में। जो सेंटेंस आई विश या वुड दैट से स्टार्ट होता है, आपको पता है इन सब्जेक्ट के रूप में अगर इन दोनों में से कोई एक भी हो तो इसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस या तो V2 का यूज करते हैं या तो वर का यूज करते हैं। तो इस पूरे ऑप्शन में आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई विश आई डैश हर बिफोर वी मेट। आपको पता है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई विश का यूज है, आई सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? तो V2 या तो वर। तो वर तो पूरे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो V2 दिया हुआ है, तो V2 यहाँ पर न्यू का ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ये सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आपको पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग कंसंस रखिएगा, इसको सही समझिएगा। 4 पार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। इस पर अंडरलाइन किया हुआ है, 31 का अंडरलाइन किया हुआ अट्रैक्टिव। आपको एंटोनिम्स ढूंढना है, तो आपको पता है अट्रैक्टिव का एंटोनिम क्या होगा? रिपल्सिव। आकर्षण करना, रिपल्सिव का मतलब हटाना यानी दूर करना। तो रिपल्सिव का यू कैन से ऑल्सो डिसगस्टिंग भी कह सकते हैं, यानी खराब के सेंस में भी कह सकते हैं, तो इसका दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है बाउंडलेस। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? द स्काई इज बाउंडलेस। तो बाउंडलेस का आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं लिमिटलेस, जिसका कोई अंत ना हो, है ना। तो बाउंडलेस बोले या लिमिटलेस बोले। इसका एंटोनिम ढूंढना है, तो फाइनाइट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट, या यू कैन से ऑल्सो लिमिट, जिसका अंत हो। बाउंडलेस मतलब जिसका कोई अंत ना हो, लिमिटलेस का मतलब जिसका कोई लिमिट ना हो, कोई सीमा ना हो। फाइनाइट और लिमिट का मतलब जिसका कोई सीमा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है द स्काई इज क्लियर टुडे। आज जो स्काई है बहुत क्लियर है। तो एक आपके पास दिया हुआ है क्लियर, अंडरलाइन क्लियर, तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया ब्राइट मतलब चमकना, क्लाउडलेस मतलब बादल के सेंस में, ब्लू मतलब ब्लू के सेंस में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओपेक। सबसे बेस्ट ऑप्शन हो ओपेक। ओपेक क्यों? क्लियर का मतलब साफ दिखना, ओपेक का मतलब साफ नहीं दिखना, मतलब डार्कनेस विजिबल, जो सही से क्लियर विजिबल ना हो उसको हम बोल सकते हैं क्या? ओपेक। समथिंग नॉट क्लियर। ओपेक का मतलब समथिंग इज नॉट क्लियर, जो दिख नहीं रहा साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा है जी? आई हैव फैसिनेशन फॉर डीप वाटर। तो डीप वाटर का, डीप का मतलब यहाँ पे गहरे के सेंस में है, डीप का मतलब यहाँ पे गहरे का सेंस में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वैलो। इसका ऑप्शन क्या हो जाए? सैलो। सैलो का मतलब होता है जो कम गहरा हो या गहरा हो ही ना, तो इसका ऑप्शन अपोजिट ये होगा। चलिए क्वेश्चन ये 35 आपका। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 35 नंबर। आप देखिए 35 नंबर में अंडरलाइन क्या है? माई बॉस हैज़ बिन टू जेनरस। जेनरस है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है। जेनरस का अपोजिट क्या होगा? तो आपको पता है कि जेनरस का अपोजिट क्या हो सकता है? स्टिंगी। क्या हो सकता है? स्टिंगी। जेनरस का मतलब जनरली ये होता है कि चैरिटेबल के सेंस में होता है। चैरिटेबल का मतलब जो हर किसी को कुछ ना कुछ डोनेट करता हो, है ना, या काइंड पर्सन हो, कोई दयालु पर्सन हो, या हर चीज़ को कुछ ना कुछ डोनेट करता हो, किसी को दान देता हो,
तो इसी को स्टिंग का मतलब होता है माइजरली। माइजरली का मतलब क्या हो गया, कुछ कंजूस टाइप में, है ना। इसका मतलब ये दानी, इसका मतलब कंजूस, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 36 में अंडरलाइन आपको किया हुआ प्लेंटी का, अंडरलाइन आपको किया हुआ है प्लेंटी का। तो प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा, इसका आप ऑप्शन देंगे स्कार्सिटी। क्या ऑप्शन होगा जी, स्कार्सिटी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर मैं लिख भी देता हूँ, सॉरी मैं लिख नहीं पाया। इसका सी होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, सॉरी इसका डी होगा, इसका बी होगा ऑप्शन, और 34 का है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 35 का ऑप्शन है आपका ए, और 36 है, 36 का ऑप्शन है बी। चलिए 37 की बात करते हैं। 37 में आपका अंडरलाइन किया हुआ इंडस्ट्रियस को अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें इंडस्ट्रियस को अंडरलाइन किया हुआ है, और इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है जी, हार्ड वर्किंग। क्या होता है, हार्ड, जो ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है उसको इंडस्ट्रियस। तो इसका ऑप्शन अपोजिट क्या हो जाएगा जी, लेजी। यानी 37 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में अंडरलाइन किया हुआ है ग्रो, और ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ग्रो का मतलब बढ़ना, तो इसका मतलब सिवरल, मतलब सूख जाना। सिवरल का मतलब होता है सूख जाना, तो इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी होगा। डी क्यों होगा, इसमें लिखा हुआ रेयरली। रेयरली मतलब नाम मात्र, कभी कभी, तो रेयरली का ऑप्शन आपके पास होगा फ्रीक्वेंटली। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फ्रीक्वेंटली। अच्छा कुछ बच्चे इसमें टिक मार कर आए हैं ऑलवेज को। ऑलवेज इसलिए नहीं होगा, ऑलवेज का मतलब हमेशा हो जाता है, और रेयरली का मतलब क्या होता है, बीच बीच में कभी ना कभी आना। देखिए अगर यहाँ नेवर होता ना, नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो ये इसका अपोजिट हो सकता है। लेकिन रेयरली का मतलब आता है लेकिन कम कभी कभी आता है। फ्रीक्वेंटली का मतलब आता है लेकिन हमेशा नहीं आता है, तो ये दोनों अपोजिट हो सकता है, ये दोनों अपोजिट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 40। क्वेश्चन नंबर है आपका 40 का ऑप्शन होगा ये किया हुआ अंडरलाइन क्रोकेड। अंडरलाइन किया हुआ है क्रोकेड, तो क्रोकेड का मतलब होता है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब जाली फेंकने, अपने आप को कुछ ज़्यादा शो अप करने वाला। तो इसका ये होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका ऑप्शन होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, सिंपल, मतलब अपने काम से काम मतलब रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 का, इसमें सिनोनिम्स आपको चूज करना है। गिवन ऑप्शंस में से, प्रोवाइडेड ऑप्शंस में से आपको सिनोनिम्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हर स्माइल वाज कॉन्टेजियस। हर स्माइल वाज कॉन्टेजियस। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। कॉन्टेजियस का मतलब ट्रांसमिटेड, जैसा कि अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, और कोविड-19 में आपको पता है कि जिस तरीके से वायरस एक दूसरे से ट्रांसमिट हो रहा है, एक दूसरे से फैल रहा है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टेजियस। हम कल से कोविड-19 इज ए कॉन्टेजियस बोल सकते हैं। कोविड-19 इज ए कॉन्टेजियस मतलब वो क्या होता है, संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। तो कॉन्टेजियस का सिनोनिम सब क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे कैचिंग। क्या बोलेंगे, कैचिंग, मतलब इजिली वो ट्रांसमिट हो जाना, एक दूसरे पे कैचिंग हो जाना, उसको सही से एब्जॉर्व कर लेना। क्वेश्चन मतलब इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन होगा सी। इसके अंदर लिखा हुआ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है लगातार चेंजिंग, डायनेमिक मतलब हमेशा चेंज होना। तो डायनेमिक आपका इसके अंदर ये ऑप्शन होगा 42 का सी। सी क्या हो सकता है आपका, इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी इसका मतलब ही यही होता है चेंजिंग। डायनेमिक हमेशा कंटिन्यूअस चेंजिंग, इसके अंदर भी कंटिन्यूअस चेंजिंग की बात करता है। 43 का आपका है ऑप्शन नंबर 43 का होगा बी। बी क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ लेमेंटिंग। लेमेंटिंग का मतलब रिग्रेट करने के सेंस में होता है। रिग्रेट मतलब पछताने के सेंस में होता है, रिग्रेट। तो इसका लेमेंटिंग का ऑप्शन होगा बिमोनिंग।
इसका मतलब ये होता है रिग्रेट करना, पश्चाताप करना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44, अंडरलाइन किया हुआ ऑर्गेनिक। अंडरलाइन किया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति से मिला हो, है ना। तो इसको हम नेचर बोल सकते हैं, नेचुरल बोल सकते हैं। तो नेचुरल का मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। और आपको पता है ये जो तीनों क्वेश्चन है 42, 43, 44 एज इट इज आपको प्रैक्टिस पेपर में मिलेगा। जो यहाँ इस क्लासरूम में जो डिस्कशन हुआ है प्रैक्टिस पेपर, सेम आपको ये एज इट इज आपको मिलेगा। जो तेजस डिफेंस एकेडमी का जो प्रैक्टिस पेपर तैयार हुआ है उसमें आपको सेम एज इट इज ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 जो आपका लिखा हुआ है ऑरेटरी, इस पे अंडरलाइन किया हुआ है ऑरेटरी, है ना। और ऑरेटरी का मतलब क्या हो सकता है? ऑरेटरी को हम क्या बोलेंगे इसको? और ऑरेटरी का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीच, एबिलिटी टू स्पीच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसको हम बोलेंगे एलोक्वेंस। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब जिसको एक क्षमता हो, एक एबिलिटी हो, एक बहुत अच्छा स्पीच करने का, बहुत अच्छा भाषण देने का, उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 46, हम लोग को 46 को देखते हैं। 46 में एक अंडरलाइन किया हुआ वर्ड पैट्रोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रोन? पैट्रोन का मतलब होता है सपोर्टर। सपोर्टर का मतलब जो किसी को स्पॉन्सर करता है, जो किसी को स्पॉन्सर करता है उसको बोलते हैं पैट्रोन। तो आप इसको स्पॉन्सर्ड भी लिख सकते हैं, है ना। ये सभी इन सबके सिनोनिम्स है। पैट्रोन को आपके को ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया बैकर, एक ऑप्शन दिया हुआ है बैकर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 में अंडरलाइन आपको किया हुआ है एरोगेंस, अंडरलाइन किया हुआ है एरोगेंस। और आपको पता है कि एरोगेंस का मतलब क्या होता है जी? प्राइड, मतलब एक गर्व के सेंस में, घमंड के सेंस में भी हम कह सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्सिट। इसका ऑप्शन होगा आपके सामने सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसको हम बोलेंगे कॉन्सिट। 48, हाँ ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा यहीं पे। क्वेश्चन है आपको रिकोनेंसियस, रिकोनेंसेंस एक है, इसका मतलब होता है टू चेक द, मतलब ये क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। जैसे होता है कहीं पे क्राइम होता है तो वहाँ एक पुलिस की टीम जाती है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। या कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे मिलिट्री जाती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसका मतलब होता है चेक द पोजीशन। तो आपके उसके अंदर एक वर्ड दिया होगा इन्वेस्टिगेशन, एक सिनोनिम्स दिया होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करना, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके, उसके अंदर अंडरलाइन किया है रेप्लिका, अंडरलाइन किया हुआ रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है इमिटेशन, और इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। इमिटेशन का मतलब मिलता जुलता नकल करना। तो रेप्लिका का मतलब ऑप्शन इसमें होगा बी। बी का मतलब होगा क्लोन, इसका ऑप्शन सिनोनिम्स क्या होगा? क्लोन। रेप्लिका का मतलब इमिटेशन, मतलब एक दूसरा से मिलता जुलता होना, नकल करने के सेंस में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, इसमें दिया हुआ है सरडोनिक। आपको अंडरलाइन किया हुआ है सरडोनिक, अंडरलाइन किया हुआ है सरडोनिक। सरडोनिक का मतलब क्या होता है जी? सटारिकल। सटारिकल मतलब किसी व्यंग करना, सटारिकल होता है। क्या मतलब? सरडोनिक का मतलब सटारिकल, आप इसको एरोनी भी बोल सकते हैं। ये लिटरेचर से संबंधित है। इसका मतलब होता है मॉकिंग, मतलब व्यंग करना, मजाक उड़ाने के सेंस में है ये। तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो ये आपका था पूरे एनडीए, है ना, 2021 का। ये हम लोग जो अभी पेपर जो डिस्कस किए, ये पेपर डी था, ग्रुप ए था, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्शन ज़्यादा है तो एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे, यू विल गेट 400 मार्क्स। इफ़ यू वन क्वेश्चन डू रॉन्ग, अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, योर नंबर विल डिडक्ट 1.33।
तो आप देख सकते हैं कि आप जो ही 50 क्वेश्चन जो आपने एग्जामिनेशन में सोल्व किए, आपने कितना उसके अंदर मार्क्स गेटअप किया, आपने कितना उसके अंदर मार्क्स लिया, उससे आपको पता चल रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन किस चीज़ पे होगा और किस बेसिस पे होगा, मेरा नंबर कितना आएगा, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि एनडीए में जिसका सिलेक्शन हो उसके लिए आप एसएसबी के प्रोसेस में आए, एसएसबी का प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा, हम उसके लिए भी बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। तेज डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी इंटरव्यू की एक अलग सेशन होती है जिसको बोलते हैं मॉक टेस्ट इंटरव्यू, उसमें भी आप आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, अभी वैकेंसी आ रही है AA का, है ना, नेवी का AA का वैकेंसी आ रही है, आप उसमें फॉर्म फिलअप करें। जिस भाई का इसके अंदर नहीं हुआ है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके पास चांसेस की कमी नहीं है। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करें। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान दें, फोकस करें, पढ़ने की कोशिश करें, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, है ना। मिलते हैं हम लोग, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।